हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 7। आज चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं मार्केट अराउंड अस। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, चाहे वो वेजिटेबल हो, सोप हो, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, वॉटेवर, आप हमेशा से उनको खरीदने के लिए किसी ना किसी दुकान में जाते हो। तो ये दुकानें जो हैं किसी एक एरिया में होती हैं, जिस एरिया को हम लोग बोलते हैं मार्केट। तो बेसिकली हम मार्केट्स में डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। अब ये मार्केट्स जो होती हैं तरह तरह की होती हैं। हम कभी कभार हॉकर से सामान खरीदते हैं जो रेडी पे अपना सामान बेचता है, या फिर कभी कभार अपने आसपास के जो दुकानें होती हैं वहां से खरीदते हैं, या कभी कभार हमारे घर के पास एक वीकली मार्केट लगता है वहां से खरीदते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह से खरीदते हैं। कभी कभार हम चीज़ों को ऑनलाइन से भी खरीदते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के जरिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला मार्केट है वीकली मार्केट। ये ऐसा मार्केट है जो हफ्ते में किसी एक स्पेसिफिक दिन पे लगता है। वीकली मार्केट में कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होते। यहाँ जितने भी लोग सामान बेचने आते हैं, जिनको हम बोलेंगे ट्रेडर्स, ये अपना शॉप सुबह लगाते हैं और शाम को ये अपना शॉप वहां से समेट लेते हैं। वापस से ये ट्रेडर्स अपने शॉप को किसी और जगह पे लगाते हैं अगले दिन। तो इस तरह के मार्केट्स या वीकली मार्केट्स इंडिया में आपको बहुत आम दिख जाएंगे। बहुत जगहों पे इस तरह के मार्केट्स लगते हैं। बहुत सारे लोग इन तरह के मार्केट्स में आते हैं अपने डेली रिक्वायरमेंट का सामान लेने के लिए। बहुत सारे लोग वीकली मार्केट जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको जो भी सामान लेना हो वो उनको वीकली मार्केट से मिल जाता है। सेकंड है कि इन तरह के मार्केट्स में आपको सभी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। आपको वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, टॉयज, सब कुछ एक जगह पे मिल जाती है। तो आपको अलग अलग मार्केट्स में विजिट नहीं करना होता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इन तरह के मार्केट्स में सामान जो है काफी चीप मिलता है। तो ये शॉप्स जो है किसी परमानेंट बिल्डिंग में तो है नहीं। तो ऑब्वियसली परमानेंट बिल्डिंग में अगर कोई शॉप होता है तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। उस बिल्डिंग का रेंट पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज पे करना होता है, गवर्नमेंट को फीस देनी होती है। तो ये जो खर्चे हैं उस दुकान में जो एक वीकली मार्केट में लगा है उसमें नहीं होता। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि वीकली मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो काफी कम होते हैं। एट द सेम टाइम वीकली मार्केट में क्या होता है कि जनरली जो ट्रेडर्स अपनी दुकानें लगाते हैं उनके घर वाले उन दुकानों में काम करते हैं। तो उनको बाहर से कोई वर्कर भी हायर नहीं करना पड़ता। तो खर्चा जो है एक शॉप को सेट करने का एक वीकली मार्केट में वो काफी कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से जो सामान हम खरीद पाएंगे उसका दाम भी काफी कम होता है। और एक फायदा जो हमको वीकली मार्केट से मिलता है वो ये है कि एक ही तरह के सामान बेचने वाले बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं। तो ऑब्वियसली इन दुकानों में कंपटीशन होता है। तो कोई भी दुकानदार अपने सामान को ज्यादा कीमतों पे नहीं बेच पाता। साथ ही बायर जो है वो बार्गेनिंग भी कर सकता है। तो ये तो हो गया वीकली मार्केट। अब बात कर लेते हैं उन मार्केट्स के बारे में जो आपके आस पड़ोस में है। अगर मान लीजिए आपको अचानक से कोई सामान खरीदना हुआ तो आप वीकली मार्केट पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वीकली मार्केट तो हफ्ते में एक ही दिन लगेगा। तो आप क्या करते हो कि आपके घर के पास जो दुकानें हैं वहां पे आप चले जाते हो। तो ये जो दुकानें हैं ये परमानेंट भी हो सकती है या फिर ये टेम्परेरी दुकानें भी हो सकती हैं। टेम्परेरी दुकानें जो है वो जनरली ठेलों में लगाई जाती हैं। तो इन तरह के दुकानों से आपको रोजमर्रा की हर एक चीज, जो भी स्टेशनरी आपको लेनी है, जो भी खाना आपको लेना है या फिर मेडिसिन लेना है, ऐसी सभी चीजें इन दुकानों से आपको मिल जाती हैं। साथ में अगर आपको वेजिटेबल्स लेना है या फ्रूट्स लेना है तो उसके लिए भी आपको परमानेंट दुकानों का ऑप्शन मिलता है। एट द सेम टाइम टेम्परेरी दुकानों का ऑप्शन मिलता है। इन तरह के दुकानों में एक फायदा ये होता है कि दुकानदार जो है वो खरीदार को बहुत अच्छी तरह से पहचान जाता है। तो उन दोनों में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। तो कभी कभार इन तरह के दुकानों में आपको क्रेडिट पे सामान मिल जाता है, यानी कि उधार पे सामान मिल जाता है। तो आपने अभी सामान खरीद दिया और उसका पेमेंट जो है आपने बाद में कर लिया। पेज नंबर 79 के सुजाता और कविता की कहानी को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी यही चीज बताई जा रही है। चूंकि ये लड़कियां दुकानदार को अच्छी तरह से पहचानती थी तो दुकानदार ने इनको क्रेडिट में सामान दे दिया ₹3000 का। तो ये जो क्रेडिट में सामान दिया जाता है ये एक बहुत बड़ा फायदा हमको मिलता है जब हम अपने आस पड़ोस की दुकानों से खरीदारी करते हैं। जनरली क्रेडिट सिस्टम में होता क्या है कि आप एक कॉपी कैरी करते हो, उस कॉपी में जो भी सामान आपने खरीदा उसकी कीमतें लिख दी जाती हैं।
अगले महीने में जब आपके पास पैसा आता है तो आप इस ड्यू अमाउंट को क्लियर कर देते हो। ये प्रोसेस जो है ये काफ़ी सुविधाजनक है, मगर एट द सेम टाइम इसमें थोड़ी सी परेशानी भी है। मान लीजिए अगर आपकी कॉपी खो गई, या मान लीजिए आपने अगर कॉपी कैरी नहीं किया और दुकानदार ने सही एंट्री नहीं की उस कॉपी में, तो एक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम तैयार हो सकता है आपके और दुकानदार के बीच। अर्बन एरियाज में आपको और एक तरह का शॉप मिल जाएगा। जनरली ये शॉप्स जो होते हैं किसी बिल्डिंग में होते हैं। बिल्डिंग काफ़ी आलीशान होती है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होती है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, बिल्डिंग के अंदर एसी लगी होती है। इस बिल्डिंग में जितनी भी आपको दुकानें हैं, उन दुकानों में आपको ब्रांडेड एज वेल एज अनब्रांडेड सभी तरह की आइटम्स मिल जाएंगी। इस तरह के बिल्डिंग्स को हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल्स बोलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो काफ़ी हाई है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी काफ़ी हाई होता है, गवर्नमेंट का टैक्स काफ़ी हाई होता है। ऑब्वियसली इन तरह के दुकानों में या इन शॉपिंग मॉल्स के दुकानों में चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो सिर्फ एक ही सेक्शन के लोग जिनके पास काफ़ी पैसा है वो इन तरह के शॉपिंग मॉल्स से शॉपिंग कर सकते हैं। पेज नंबर 80 में कहानी दी हुई है कविता और सुजाता की, जब वे पहुंचे अंजन मॉल। एक पर्टिकुलर दुकान में जब वो लोग जा रहे थे तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी तरफ अच्छी तरह से घूर के देखा। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शॉपिंग मॉल्स में चीज़ें जो है वो ब्रांडेड मिल सकती है या फिर अनब्रांडेड मिल सकती हैं। चाहे जिस तरह की भी चीज़ें मिले, काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो ऑब्वियसली हर कोई इन तरह की चीज़ों को नहीं खरीद पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता। पर एट द सेम टाइम सिक्योरिटी गार्ड को भी इस तरह से इन दो लड़कियों की तरफ नहीं देखना चाहिए था। हमने एडवर्टाइजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से लोगों को इन्फॉर्म करता है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक उसी तरह से प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है एडवर्टाइजमेंट के कारण। तो जो सामान शॉपिंग मॉल्स में मिलता है उसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसकी वजह से भी इन सामानों का जो है प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम चाहे कहीं से भी खरीदारी करें, जिस दुकानदार से हम सामान को खरीदते हैं उस दुकानदार के पास ये सामान कहाँ से आता है। जिस सामान की हम बात कर रहे हैं या तो ये किसी खेत से आ रही है या फिर किसी फैक्ट्री से आ रही है। आप एज अ कंज्यूमर डायरेक्टली इन खेतों में या फिर डायरेक्टली इन फैक्ट्रीज में नहीं जाते हो सामान खरीदने के लिए। और अगर आप पहुंच भी जाएं तो एज अ कंज्यूमर मान लीजिए आपको कोई सब्जी लेनी है, तो आप कितनी सब्जी लोगे? मे बी 1 kg और मैक्सिमम मे बी 5 kg। तो ये जो फार्मर है या फिर ये जो फैक्ट्री है आपको कम अमाउंट में सामान नहीं बेचेगा। होता क्या है कि इन फैक्ट्रीज से या फिर इन खेतों से एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है जिनको हम लोग बोलते हैं होलसेलर्स, ये बल्क में सामान खरीद लेते हैं। ये सामान ये लोग पहुंचा देते हैं उन सभी मार्केट्स में जहां पे ये सामान बिकने वाला होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जिस खेत से या फिर जिस फैक्ट्री से होलसेलर ने सामान खरीदा, वहां से ये सामान देश के कोने कोने में जाना है। तो ये होलसेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस सामान को देश के कोने कोने में पहुंचा दे। हर एक छोटे बड़े शहर में और एक होलसेलर होता है जो मेन होलसेलर से इन सामानों को खरीदता है। आपके घर के पास जो शॉप है उसका जो शॉपकीपर है वो भी एक ट्रेडर है। इस ट्रेडर को हम लोग बोलते हैं रिटेलर। अब ये रिटेलर क्या करता है कि सिटी का जो होलसेलर है उससे सामान को खरीदता है। यानी कि जो मेन फैक्ट्री या फिर फार्म है वहां से एक बड़े होलसेलर ने सामान को खरीदा। इस बड़े होलसेलर से बहुत सारे छोटे छोटे सिटी बेस्ड होलसेलर्स ने सामान को खरीदा। हर एक सिटी बेस्ड होलसेलर से उस सिटी में या फिर उस एरिया में रहने वाले जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने सामान को खरीदा। और फाइनली आप सामान को खरीदने जाते हो किसी एक रिटेलर के पास। तो इस तरह से ये सामान जो है जो किसी फैक्ट्री में या फिर किसी खेत में बना, ये आप तक पहुंचता है। इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं चेन ऑफ मार्केट। अब ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो कि चेन ऑफ मार्केट्स में बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो ऑब्वियसली जो सामान फैक्ट्री से या फिर फार्म में बना होगा उस सामान की वहाँ पे जो कीमत होगी आप तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत बढ़ जाती है। पेज नंबर 82 में इसी तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो। अब जनरली जब हम लोग मार्केट या शॉप बोलते हैं तो हमको कोई फिजिकल एंटिटी ही समझ में आती है। हमेशा मार्केट या शॉप फिजिकल हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉप्स भी एक मार्केट ही है।
यहाँ पे जो ऑनलाइन शॉप है वो रिटेलर है और उस रिटेलर ने भी ठीक इसी तरह से चेन ऑफ मार्केट्स के जरिए ही अपने पास सामान को पाया। अब ऑब्वियसली रिटेलर जिन कीमतों पे या जिस तरह का सामान बेचता है, हर एक इंसान उन कीमतों पे या फिर उस तरह का सामान नहीं खरीद पाता, क्योंकि हर एक इंसान की खरीदने की कैपेसिटी होती है, हर एक इंसान के पास पैसा अलग अलग होता है। तो ऑब्वियसली ये पूरा मार्केट जो है इसमें कहीं ना कहीं तो इनइक्वालिटी है। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में बात करेंगे। तो फिलहाल हमने चैप्टर नंबर 7 को पूरी तरह से समझ लिया है। अब चले आइए पेज नंबर 85 पर, जहां पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। पहला देखिए, इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। हॉकर क्या है? जिसने एक टेम्पररी शॉप लगाई है, और शॉप ओनर जो होता है उसके पास एक परमानेंट शॉप होता है। तो ये तो रहा फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज हॉकर सेल्स यू थिंग्स एट अ चीप रेट, बिकॉज हॉकर को इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट वगैरह नहीं पे करना पड़ता, जबकि शॉपकीपर आपको थोड़ा सा ऊंचे दामों में चीज को बेचेगा, क्योंकि उसको ये खर्चे बियर करने पड़ते हैं। तीसरा डिफरेंस जो हो सकता है वो है कि हॉकर के पास जनरली आपको चूंकि चीजें कम दामों में मिल रही हैं, हाई चांसेस है कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिले, जबकि शॉप ओनर के पास आपको अनब्रांडेड एज वेल एज ब्रांडेड दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल बनी हुई है, जिस टेबल को आपको फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वीकली मार्केट में आपको कौन से सामान मिल जाएंगे। वीकली मार्केट में आपको हर एक टाइप का सामान मिल जाएगा, वेजिटेबल्स, यूटेंसिल्स, क्लॉथ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो इसके प्राइसेस काफ़ी लो होते हैं। अगर हम सेलर्स की बात करें और बायर्स की बात करें तो सेलर्स जनरली स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स जनरली वीकली मार्केट में नहीं जाते। और अगर बायर्स की बात करें तो हर एक तरह के बायर्स आपको मिल जाएंगे। जनरली उन तरह के बायर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे जिनकी बाइंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा, जो सामान आपको वीकली मार्केट में मिल रहा था। प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। सेलर्स जो होते हैं ये काफ़ी बड़े ट्रेडर्स होते हैं, और बायर्स जो होते हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कुछ देर पहले ही इस वीडियो में। थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, आप उस चीज़ को वापस सुन लीजिए, वही है इस क्वेश्चन का आंसर। Question number 4, all persons have equal rights to visit any shop in a marketplace. Do you think this is true of shops with expensive products? Explain with examples. देखिए, हर एक शॉप में हर किसी को एंट्री मिलनी चाहिए। हम कैसे किसी को देख के बता सकते हैं कि वो शॉप में एंट्री लेने लायक है कि नहीं? हो सकता है कोई ऐसा इंसान एक शॉप में जाए जिसके पास बाइंग कैपेसिटी तो है, मगर वो बाइंग नहीं करना चाहता, या फिर उसको ये चीज़ें कॉस्टली लगती हैं। तो उस इंसान को आप कैसे रोकोगे? तो ऑब्वियसली आप किसी भी इंसान को बेस्ड ऑन उसकी बाइंग कैपेसिटी किसी भी शॉप में जाने से नहीं रोक सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बेसिकली इकोनॉमिक स्टेटस पे बेस करके डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और हमको ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इंडिया में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इलीगल होता है। Question number 5, buying and selling can take place without going to a marketplace. Explain this statement with help of example. तो देखिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए हम जानते हैं कि शॉप्स हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं। हम किसी भी शॉप में जाकर कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं। मगर आज के ज़माने में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम किसी भी शॉप को फिजिकली विजिट नहीं कर रहे हैं। हम चाहे तो इन शॉप्स पे जो ऑनलाइन बनी हुई हैं वहाँ से सामान खरीद सकते हैं, वहाँ पे अपना सामान बेच सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि फिजिकली किसी भी शॉप में जाना पड़ेगा बाई और सेल करने के लिए। मार्केट प्लेस पूरी तरह से हर जगह पे अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो चलिए, इससे खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7। हम वापस आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 में, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग।